हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं खुशबू वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम विधि में। और जैसा कि आप जानते हैं आज क्या है, 23 मार्च। हाँ, आज वही तिथि है जिस दिन हमारे देश में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदानों की कुर्बानी दे दी थी। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। जीवन काल उनका जरूर 1907 से लेकर 1931 के बीच में समाप्त हो चुका था, लेकिन भगत सिंह हमारे दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे। यानी कि जब जब आजादी की बात कही जाएगी, सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिया जाएगा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम लिया जाएगा। आज ही के दिन इतने महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया और हम बोलेंगे कि उन्हीं के प्रयासों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली थी। भगत सिंह का कहना था, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, उनसे पूछा गया कि आपको फांसी से डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने बोला, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अंग्रेजों से हमें किसी ना किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगर वो शुरुआत हमसे हो रही है तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। भगत सिंह के हम माता पिताजी के बारे में बात करें तो माता का नाम था इनका विद्यावती कौर और पिताजी का नाम था किशन सिंह। विद्यावती कौर जी जिस समय भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उससे हम 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। विद्यावती कौर, उनकी माता उनसे मिलने आई और उनसे आकर क्या पूछा, मतलब आकर पूछा कि तुम शहीद होने वाले हो, और रोने लगी। भगत सिंह ने बोला, एक शहीद की शहीद होने वाले व्यक्ति की माता होकर आप कैसे रो रही हैं? बेबे, आप ये इस तरीके से तो अपमान कर रही हैं मेरे प्रयासों का। तो विद्यावती कौर जी ने बोला कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम जैसे और बच्चों को जन्म नहीं दे पाई, एक भगत सिंह को ही जन्म दे पाई हूं, जबकि मुझे तुम जैसे और क्रांतिकारियों को जन्म देना चाहिए था। उनके माता पिताजी ने भी पूरे सम्मान के साथ उनका सहयोग किया। हम बोलेंगे, अब बात करते हैं हम कि भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह क्रांतिकारी कैसे बने भाई? इतने मतलब उनके अंदर ये जज्बा, ये जोश और इतना खून खौलाने वाला ब्रिटिशों के खिलाफ उनका ये व्यक्तित्व बना कैसे? तो बात करते हैं उनके ऊपर प्रभाव सबसे ज्यादा किसका था? उनके ऊपर प्रभाव था उनके चाचा जी का। एक बार का एक किस्सा है कि जिस समय भगत सिंह जी सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच में खेत के अंदर बंदूक लगा रहे थे, उनके चाचा जी आते हैं, पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो अपने चाचा जी से कहते हैं कि चाचा, तुमने ही मुझे एक बार बोला था कि हम इन बंदूकों से ये ब्रिटिशों को, इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं, तो मैं ये बंदूकें लगा रहा हूं जिससे एक पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर ढेर सारी बंदूकें आएंगी और हम क्या करेंगे, हम इन अंग्रेजों को भारत से भगाने में कामयाब हो जाएंगे। भगत सिंह के ऊपर अपने चाचा जी के प्रभाव से भी साथ साथ उसके हम बोलेंगे प्रभाव के साथ साथ क्या रहा? असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड, उससे पहले बात करें हम, साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय की मृत्यु, और अगर उससे भी हम पहले की बात करते हैं तो काकोरी कांड के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह जी का जन्म 1907 को हुआ, सुखदेव का जन्म 1907 को हुआ और शिव हरि राजगुरु का जन्म 1908 को हुआ। आप लोग बोलेंगे लगभग इनका जो जन्म की तिथि है वो लगभग आसपास है, तो तीनों एक तरीके से सहपाठी भी रहे थे। और हम बात करते हैं अब अपने प्यारे भगत सिंह जी के बारे में। तो जब जिस समय साइमन कमीशन भारत आया, 1928 की बात हो रही है, साइमन गो बैक का नारा देते हुए हमारे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाठियों से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है अंग्रेजों द्वारा और उसमें ही घायल होने की बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहला उनके अंदर जो आक्रोश जगा वो था लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। उससे पहले हम बात करें 1919 में जलियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड में जैसे निहत्थे लोगों के ऊपर बंदूकें चलाई गई थी, वो देखकर भगत सिंह का मतलब भगत सिंह ने एक क्रोधित, इतने क्रोधित बालक, मतलब बहुत छोटे हैं, आप देख रहे हो 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ है और 1919 में क्या है, जलियांवाला बाग कांड हुआ है। वो गए जलियांवाला बाग कांड जहां हुआ था उस जगह पर पहुंचे और वहां की मिट्टी को अपने साथ लाकर बोले कि अब जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा तब तक मैं भारत को आजाद नहीं करा देता। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड में महात्मा गांधी ने उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये भी एक कारण रहा कि भगत सिंह अब समझ चुके थे कि अब गांधी जी से भी कुछ नहीं हो पाएगा और इन्होंने असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया है, यानी कि अब प्यार से बात करके बात नहीं बनेगी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के
बहरे कानों तक अपनी बात हमें पहुंचानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने असेंबली बम कांड में, यानी कि असेंबली में बम फेंका और उन्होंने बोला इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद मोहसिन फानी ने गढ़ा था, लेकिन इसे प्रसिद्धि किसके द्वारा मिली? प्रसिद्धि मिली इन्हें हमारे भगत सिंह जी के द्वारा। तो वो बम फेंकना का उद्देश्य क्या था कि वो बोलते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये बहरे हैं और इनके कानों तक हमें इसी द्वारा, इसी तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वरना ये हमें नहीं सुनेंगे। 23 मार्च 1931 को क्या आप जानते हैं शहीदी किस दिन थी? शहीदी थी इनकी, फांसी दी जानी थी 24 मार्च 1931 को। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को पता था कि बाहर जनता क्रोधित है, मतलब फांसी को रोकने की कोशिश करेगी, और ये फांसी को रोकने की कोशिश की वजह से ही भगत सिंह जी को एक दिन पहले फांसी दी गई। यानी कि जनता क्या कर सकती है? एक तरीके से धावा बोल सकती है, घुस आएगी और ये फांसी नहीं होने देगी। तो भगत सिंह को चुपचाप यानी कि बाहर लोगों को इन्फॉर्म किए बिना ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और फांसी के बाद लाहौर जेल में ही, लाहौर सेंट्रल जेल में इनके शव का दाह संस्कार किया जाना था। और वो दाह संस्कार लाहौर सेंट्रल जेल में ना होकर कहाँ किया इन्होंने? सतलज नदी के किनारे किया। कारण क्या था कि अगर दाह संस्कार जेल के अंदर किया जाएगा तो आग की उठती हुई लपटें देखकर बाहर लोग समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है जेल के अंदर, जिससे वो लोग परिचित नहीं हैं। तो लाहौर जेल का पीछे की दीवार को तोड़ा गया, वहां से एक ट्रक अंदर आया और ट्रक में शवों को इस तरीके से डाला गया जैसे कि सामान डाल रहे हैं। शवों को ले जाया गया। पहले डिसाइड हुआ कि शवों को रावी नदी के किनारे जलाया जाएगा, लेकिन रावी नदी के किनारे ना जलाकर कहाँ जलाया गया? दाह संस्कार करा उन्होंने सतलज नदी के किनारे। वहां एक गांव में लोगों ने देख लिया कि यहाँ क्या हो रहा है सतलज नदी के किनारे। एकदम से भीड़ इकट्ठा होकर आनी शुरू हो गई और अंग्रेज वहां से दबे पांव भाग गए। अंग्रेजों के भागने के बाद में वहीं पर शवों का पूरी रात पहरा दिया गांव के लोगों ने, और वो अध जले शव थे उनकी माता और पिता को बुलाकर शवों को सौंप दिया गया। जिस समय उनके माता पिता शवों को ले जा रहे थे, लाखों की संख्या में लोग थे। बस यही लाखों की संख्या के डर की वजह से ही सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को अपनी शहीदी से एक दिन पहले फांसी दे दी गई। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा याद रखें। इनका जीवन काल 1907 से 1931 तक जरूर रहा, मात्र 24 वर्ष का जीवन काल था, लेकिन जब जब आजादी की बात की जाएगी हमेशा इन तीनों का नाम लिया जाएगा। इसके साथ ही भगत सिंह लिखते हैं कि मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। किसके द्वारा बोला गया? ये बोला गया भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति इतना प्यार होना चाहिए हमें कि देश के लिए मर मिट जाने का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान दिया, और आज हमारे ये जो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह गए हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं और आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या फर्ज बनता है। उनकी ये जो बलिदान है, ये कुर्बानी है, उसको जाया बिल्कुल भी ना जाने दिया जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के इस शहीद दिवस पर मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शत शत नमन करती हूँ, और मेरे साथ आप लोग भी उनको तहे दिल से याद करेंगे। सिर्फ आज ही के दिन के लिए नहीं, जब तक हमारा जीवन और जब तक हमारी भारत माता, हमारा भारत देश रहेगा, जब जब इन लोगों को याद किया जाएगा। हालांकि इन तीनों के साथ साथ लगभग 6-7 लाख और लोग थे, ये क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे जो शहीद हुए, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और इतनी अभी मेरी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं इतने महान लोगों के बारे में ज्यादा कुछ बोल पाऊं। तो आज के ये जो शहीद दिवस के ऊपर मैंने आपको जो कुछ भी बताया, इस बात को यही विराम देते हुए खत्म करते हैं आज की अपनी बात को। और इसी के साथ साथ आप लोग सभी इनको याद करें, तीनों को, भगत सिंह जी को, सुखदेव को और राजगुरु को। जय हिंद, जय भारत।